हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है आदिति और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस लेकर आती हूँ फॉर योर ईपीएफओ एग्जाम। एंड एज यू ऑल नो दैट एओ ईओ एपीएफसी के लिए सोशल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी। सो इसीलिए मेरे साथ आप लोग सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस में जुड़े रहिए, जिससे कि आगे के आपके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके जो एग्जाम है उसको क्लियर कराएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया था कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। तो क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सामाजिक सुरक्षा। अब एक देश में अलग अलग लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा जो है वो सरकार के हाथ में। अब इससे रिलेटेड सरकार बनाती है कुछ लॉ। कुछ यहाँ पर आपके लॉ बनाए जाते हैं और उन लॉ को बनाने से पहले यहाँ पर कुछ कमीशन यानी कि कुछ कमेटी बनाई जाती है, जो कि कमेटी यहाँ पर पूरी तरीके से स्टडी करती है कि इशू क्या चल रहा है, किस इशू से रिलेटेड हमें यहाँ पर ये पर्टिकुलर लॉ लेकर आना चाहिए या कोई एक्ट बनाना चाहिए। तो उसी बेसिस पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि पास्ट की जो स्टडीज थी, पास्ट की जो कमीशंस थी सोशल सिक्योरिटी पे, वो कौन कौन सी थी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही आपकी ये जो कमीशंस हैं वो बनना यहाँ पर शुरू हो गई थी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर रॉयल कमीशन ऑन लेबर। तो लेबर के लिए यहाँ पर जब रॉयल कमीशन यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? 1931 में। अब हम आज़ाद हुए हैं 1947 में और ये बात है 1931 की। तो यहाँ पर पहली कमेटी आपकी कब बनाई गई? रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 में। डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हो नेशनल कमीशन ऑन लेबर बनी 1969 में, यानी कि आज़ादी के बाद। ठीक है, आज़ादी के बाद यहाँ पर 1969 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर यहाँ पर बनाई गई। अब इसके आगे नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एंड विमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 1989 में। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको भी। फिर नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर 1991। अब देखिए, अब तक तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लेबर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर रूरल लेबर के ऊपर भी 1991 में नेशनल कमीशन बनाई गई। सेकेंड नेशनल कमीशन बनी आपकी 2002 में लेबर्स के ऊपर। फिर आई आपकी नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि आपकी बनी 2008 में। फिर सोशल प्रोटेक्शन फॉर अ चेंजिंग इंडिया, ये आपकी 2011 में बनी। इसके बाद सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर फॉर इंडिया, आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2013 में ये यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आई। और सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म इन इंडिया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है ये आपका 2016 में। इनको यहाँ पर हम लोग डिटेल में करेंगे कवर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहली कमीशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि है रॉयल कमीशन ऑन लेबर। ये कब बनी आपकी? 1931 में। अब देखो, इसको रॉयल कमीशन के अलावा इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे विटली कमीशन। क्या बोलते हैं इसे? विटली कमीशन। क्योंकि यहाँ पर जो चेयरमैन थे जिनके द्वारा यहाँ पर इसको चेयर किया गया था, उनका नाम था जॉन हेनरी विटली। तो जॉन हेनरी विटली के नाम पर इस पर्टिकुलर कमीशन का नाम रख दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर इसको सेटअप किया गया था 1929 में। ये इंक्वायर कर रही थी कि लेबर की कंडीशन क्या है हिंदुस्तान के अंदर। अब देखिए, आप लोगों को ये भी पता है कि जब महात्मा गांधी जी आए थे उस टाइम पर महात्मा गांधी जी द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पर जो मूवमेंट्स थे वो करे गए थे। जैसे कि आपका खेड़ा है, ठीक है, आपका खेड़ा था, चंपारण है, चंपारण है, ठीक है। अब देखो, खेड़ा और चंपारण तो मैंने आपको बता दिए। एक और यहाँ पर मूवमेंट था जो कि आपके महात्मा गांधी जी ने लेबर्स को लेकर करा था। क्या था वो, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता तो चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। आप चीजें यहाँ पर मेरे साथ कवर कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे चीजें बताएं कि आपने ये कवर कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बता दो। ओके, तो इसीलिए आप लोग मुझे बताओगे। खेड़ा और चंपारण मैंने आपको बता दिया। एक और यहाँ पर लेबर से रिलेटेड एक मूवमेंट था जो कि यहाँ पर गांधी जी लेकर आए थे, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि खेड़ा और चंपारण यहाँ पर गांधी जी क्यों लेकर आए थे? क्योंकि जिस प्रकार से जो
इंडियन लेबर थी, उनकी कंडीशन थी इंडिया के अंदर, और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत यहाँ पर हमारे लेबर्स की, किसानों की जो कंडीशंस रही है वो बहुत खराब रही है। चाहे किसान हो, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर हो, सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खराब रही है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब गांधी जी ने यहाँ पर मूवमेंट किया, तब जाके ब्रिटिशर्स के दिमाग में आया चलो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सुधार तो लाना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमीशन को बनाया गया। इस कमीशन ने इंक्वायर किया कि क्या क्या कंडीशंस खराब हैं हिंदुस्तान के अंदर लेबर की, और उसी हिसाब से यहाँ पर जो इससे रिलेटेड एक्शंस थे वो लिए गए। ओके, आई होप आप लोगों को रॉयल कमीशन ऑन लेबर समझ में आ गई होगी। 1931 ये याद रखना, और इसको विटली कमीशन भी बोलते हैं। तो कल को अगर सवाल आपका विटली कमीशन से आ जाए, रॉयल कमीशन से नहीं आए, तो आप लोग यहाँ पर समझ जाना कि दोनों ही एक हैं। विटली कमीशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, जॉन हेनरी विटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो कि 1969 में बनी। अब ये पहली आपकी नेशनल लेबर कमीशन है जिसको 24 दिसंबर 1966 में यहाँ पर आपकी इस्टेब्लिश करी गई, और यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर गजेंद्र गढ़कर। ओके, अब इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। पहली रिपोर्ट जब सबमिट हुई थी 1969 में हुई, और ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिटेल तरीके से यहाँ पर जो लेबर हैं उनके रहन सहन को हम लोग यहाँ पर जाने, किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, किस हिसाब से यहाँ पर एक बेटर एनवायरनमेंट उनको देख सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आपकी स्टडी करी गई। किस तरीके का यहाँ पर अगर देखा जाए कि किस तरीके की मार्केट की नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, हमें अपनी फ्यूचर लेबर को किस प्रकार से सुरक्षित करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स उनके लिए लाने चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बात हो रही थी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी, जहाँ तक कोई भी चीज़ नहीं पहुँच पाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आज भी नहीं पहुँच पाई हैं। लोग अपने हिसाब से उन लोगों से काम कराते हैं, ना कोई भी छुट्टी दी जाती है ना, कोई पेड लीव नहीं दी जाती। अगर कोई छुट्टी करता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, और ना ही उतने ज़्यादा फायदे दिए जाते हैं। इसीलिए ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसने यहाँ पर ना ही सेफ गार्ड करने का सोचा, बट ये भी सोचा कि जो लेबर्स हैं हम उनके लिए कुछ रेगुलेशंस लेकर आए, कुछ रूल सेटअप करें, और उनके इंटरेस्ट का भी यहाँ पर ध्यान रखें। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी थी वो यहाँ पर लेबर्स के लिए थी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके लिए भी थी। और एक और चीज यहाँ पर मेंशन करी गई कि भाई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो लॉज यहाँ पर सेट किए जाएंगे एक बंदे के लिए, वो यहाँ पर हर 100 बंदे के लिए सेम होने चाहिए। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, सो ये था आपकी नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 में। इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान रखना। ये कमीशंस पहले बनी गई हैं, बट ये बेसिक रूट है जिसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर जो कि यहाँ पर 1991 में स्थापित करी गई। अब ये बात कर रही है आपके रूरल लेबर की। रूरल लेबर यानी कि आपके जो गांव में हमें लेबर्स देखने को मिलती है उनके बारे में बात करी जा रही है, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1987 में, जिससे कि हम यहाँ पर समझ सकें कि जो रूरल लेबर है उनके लिए हम किस प्रकार की रिकमेंडेशंस यहाँ पर बना सकते हैं, क्या इश्यूज उनको आ रहे हैं यहाँ पर। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कर दी थी सरकार को 1991 में, और सरकार ने यहाँ पे काफ़ी सारे एक्शंस लिए थे। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड किया था इनैक्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और इसी से रिलेटेड रेगुलेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट को लाया गया 1996 में। यहाँ पर एक्शन लिया गया, इस रिपोर्ट को देखा उसके हिसाब से यहाँ पर एक्शन लिया गया। ठीक है, एंड देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि याद भी रखना कि कुछ भी देयर इज नो प्रपोजल ऑफ प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टेटस टू दिस कमीशन, यानी कि इस पर्टिकुलर कमीशन को अभी तक कोई पर्टिकुलर परमानेंट स्टेटस नहीं प्राप्त हुआ। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों को ये कमीशन समझ में आ गई होगी। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर 1991 में यहाँ पर आई। सरकार ने यही चीज सोची कि हम कुछ रिकमेंडेशंस लेकर आते हैं जो रूरल लेबर है कि उनके लिए हम क्या क्या फायदे कर सकते हैं। यहाँ पर इस एक्ट को मत भूलना, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 में आया था। ठीक है, एक्शन यहाँ पर उसी हिसाब से लिया गया जिस हिसाब से यहाँ पर रिकमेंडेशंस जो थी वो कमीशन द्वारा बनाई गई, और साथ ही साथ ये जो कमीशन है इसको कोई भी परमानेंट स्टेटस नहीं मिला है। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002। तो ये जो सेकेंड नेशनल कमीशन आई थी लेबर्स के ऊपर, ये रिकमेंड कर रही थी कि जो सेंट्रल लेबर लॉज हैं दे शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू टू ग्रुप्स, जैसे कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। तो कमीशन ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए आपके लेबर कोड्स का फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। अब देखिए लेबर कोड्स की बात कब हो गई है, 2002 में, पर आपके अगर सही मायने से देखा जाए तो लेबर कोड्स कब आए, 2020 में। तो देखिए कितना यहाँ पर कितना टाइम लगता है चीजों को लोगों के लिए यहाँ पर आने के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सोचो, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सारी चीजें लागू हो जाती है। अगर आप एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको सारे फायदे यहाँ पर मिल रहे हैं, मेटर्निटी लीव मिल रही है महिलाओं को। वहीं पर अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहां पर तो महिलाओं को मेटर्निटी लीव ही नहीं मिलती। अच्छी खासी प्रेगनेंसी में भी लोगों को यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं काम करेंगी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब जब पैसे नहीं मिलेंगे, अगर वो सोल अर्नर है तो क्या करेगी? अगर उसके और भी बच्चे हैं तो क्या करेगी? खुद क्या खाएगी? तो इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक जहां तक चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, उन चीजों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोगों को अरेंज करनी होंगी, और इसी सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 2008। नेशनल कमीशन आपकी यहाँ पर सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी गई, ठीक है, और चेयरमैन यहाँ पर थे आपके डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता। यहाँ पर 2004 में इसका पहले तो यहाँ पर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और कमीशन अपना जो टर्म कंप्लीट कर गई थी वो था 2009 में। कमीशन ने सबमिट करी थी अपनी रिपोर्ट, कब करी थी? 2006 में यहाँ पर रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया था, और ये रिपोर्ट जो थी वो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा मांग रही थी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, जिनको यहाँ पर चीजें उस हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। उनको यहाँ पर हॉस्पिटल से लेकर किसी भी तरीके का एक्सपेंस यहाँ नहीं मिलता है, ना ही पेड लीव्स मिलती हैं। उनके लिए यहाँ पर बात करी जा रही थी कि कुछ यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, कुछ ऐसी चीजें हमें लेकर आनी चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर कमीशन के। तो नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इसकी रिपोर्ट जो थी आपकी सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, उन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी अ लेजिस्लेशन फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। अब यहाँ पर क्या था, इन कानून जो यहाँ पर बनाने की सोच रहे थे उसमें क्या क्या चीजें थी वो हम देखते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया था एक स्कीम को, जिसे हम बोलते हैं नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ फॉलोइंग मिनिमम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर? एज यू कैन सी द फर्स्ट बेनिफिट ओवर हियर, हॉस्पिटलाइजेशन कवर अप मिलना चाहिए 15,000 का। कोई भी यहाँ पर बीमार हो जाता है उसको सिकनेस कवर मिलना ही चाहिए। रजिस्टर्ड वर्कर को हॉस्पिटलाइजेशन मिलनी चाहिए 50 रुपए प्रतिदिन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज। दूसरा है मेटर्निटी बेनिफिट, जरूर देंगे आप मेटर्निटी बेनिफिट। अगर किसी महिला की डिलीवरी तक का टाइम है, आप पहले तो उनसे काम मत कराओ, सबसे बड़ी चीज तो यही रहती है, ठीक है। दूसरी चीज मेटर्निटी बेनिफिट में इस पर्टिकुलर उससे क्या मिल रहा था, 1,000 रुपए मैक्सिमम दिए जा रहे थे पर डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है, और वही एक बंदा है जो कि अर्निंग हेड है फैमिली का, तो उसको यहाँ पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर उसी फैक्ट्री में या उसी जगह में किसी व्यक्ति की काम करते करते भी मौत हो जाती है तो इतना आपको जो पैसा है वो उसके परिवार को देना पड़ेगा। दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी। अगर कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके लिए दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। एक, मंथली ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी 200 रुपए की टू ऑल द पुअर जो कि आपके बिलो पॉवर्टी लाइन पे आ रहे हैं। दूसरा, उनकी जो एज है वो यहाँ पर 60 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी ओल्ड एज में तभी हम लोग आते हैं जब आपकी 60 प्लस एज हो जाए। तो जिसकी 60 प्लस एज है उसको यहाँ पर 200 रुपए पर मंथ देने हैं, ठीक है। ये मंथली ओल्ड एज पेंशन है जो कि यहाँ पर लोगों को दी जाएगी जो कि आपके बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। उसके बाद देखिए प्रोविडेंट फंड दिया जाए टू ऑल द वर्कर्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑलराइट। उनको यहाँ पर क्या है कि प्रोविडेंट फंड जो है वो यहाँ पर देना ही चाहिए। तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम थी आपकी,
ये स्कीम आपकी किस पर्टिकुलर चीज़ पे बात कर रही थी कि भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना हमारे देश का, उसकी भलाई भी होनी चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए। तो ये जो स्कीम है वो आपकी सामाजिक सुरक्षा, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाई गई। ये यहाँ पर मिनिमम बेनिफिट्स थे जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो यहाँ तक समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रहता है आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो। जैसे कि हम लोगों ने आपकी यहाँ तक की जो कमीशन है उनको कवर किया है, बाकी सारी कमीशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिमाग में रखना है ये कब बनाई गई थी। बाकी की कमीशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ पर जो आपकी अपकमिंग मतलब जितनी भी आपकी रिसेंट की जितनी भी कमीशंस हैं, जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पर अपनी सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग आपकी जितनी भी स्कीम्स से रिलेटेड जितनी भी एक्ट्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लें और अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। हम भी देखें कि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड किस किस पॉइंट पर कहाँ कहाँ किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, कुछ स्कीम्स लाई गई हैं। ओके, चलिए, सो यही सारी चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स आपकी जो 6 से 7 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर सिक्योर कर लें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, ज़रूरी है ज़रूर आना। ओके, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Alright guys, चलिए, so bye bye all of you, take care and have a wonderful day ahead. Bye everyone.